जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मूल करो तलवार का, पड़ा रहें दो म्यान। इसका अर्थ यह हुआ कि सज्जन की जाति न पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। तलवार का मूल्य होता है, न कि उसकी म्यान का। भारत की राजनीति में ये दोहे भाजपा की जातीय जनगणना के स्टैंड पर बिल्कुल सटीक बैठती है। मानो भाजपा कहती हो कि साधु की जात क्यों पूछी जाए, जो जैसा है अब तक उसे वैसे ही रहने दो। जबकि नीतीश, तेजस्वी, अखिलेश, राहुल सरीखे विपक्षी नेता जातीय जनगणना की मांग कर मानो भाजपा से कह रहे हों कि साधु हो या सज्जन, जाति तो हम पूछ कर रहेंगे, ताकि वर्षों से शोषित, पीड़ित, वंचित दलितों के उत्थान के लिए रोज हम नए नए सरकारी कल्याणकारी योजनाएं बनाएं, जिससे क्षेत्रीय पार्टियों के वोट बैंक की पॉलिटिक्स का ब्रेक, क्लच और एक्सीलेटर सिर्फ और सिर्फ हमारी यानी क्षेत्रीय पार्टियों की हाथों में रहे। बहरहाल बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता व यूपी की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री मायावती के राजनीतिक गुरु रहे कांशीराम अक्सर कहा करते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जाहिर है कि भारत के नामचीन दलित नेताओं में शुमार रहे कांशीराम यह टिप्पणी भारत की निम्न जातियों को केंद्र में रखकर ही किया करते थे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दरमियान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीते 16 अप्रैल को कोलार की जनसभा में चुनाव प्रचार करते हुए कांशीराम के नारों को रिफ्रेम कर कहा कि जितनी आबादी उतना हक। इस नारे के साथ ही राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली सरकार सभी जातियों का सही विकास सुनिश्चित करने के लिए जाति आधारित जनगणना करने के खिलाफ है। फिलहाल तो सवाल यह है कि एक तरफ केंद्र यानी भाजपा सरकार जाति आधारित जनगणना कराने के बिल्कुल पक्ष में नहीं है, जबकि दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में यानी बिहार में इसकी कवायद भी शुरू कर दी थी, जिस पर पटना हाईकोर्ट ने तुरंत रोक लगा दिया था। यानी कुल मिलाकर बात इतनी है कि फिलहाल भाजपा विरोधी पार्टियां जातीय जनगणना कराने की लगातार मांग कर रही है, जबकि केंद्र में भाजपा के अंदर खाने का तर्क है कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर हाथ लगाने भर से ही 24 का चुनाव उनके लिए विनाशकारी साबित हो जाएगा। आज के इस वीडियो में चलिए हम यही समझते हैं कि आखिर जातीय जनगणना में ऐसी क्या बात है कि देश के पहले प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जातीय जनगणना कराने से बचते रहे, जबकि क्षेत्रीय पार्टियां जातीय जनगणना कराने की मांग बीते कई वर्षों से लगातार करती रही है। तर्क संगत तरीके से आज के इस वीडियो में हम जातीय जनगणना की सुलगाई आंच पर पक रही महत्वपूर्ण सियासी खिचड़ी की नमक परखेंगे। असल में भारत में जनगणना के जो आंकड़े उपलब्ध हैं, उनमें यह आंकड़ा उपलब्ध नहीं है कि किस जाति के कितने लोग हैं। अभी जो जनगणना होती है उसमें सिर्फ यह पता चल पाता है कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी में कितने लोग हैं। यानी मुख्य बात यही नहीं पता चल पाती कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर कितने लोग हैं और विभिन्न वर्गों के अंदर किस जाति की कितनी आबादी है। साल 2021 की जनगणना को विपक्षी पार्टियां जाति के आधार पर कराने की मांग कर रही है, जबकि केंद्र सरकार ने साल 2021 के जनगणना को लेकर जो दिशा निर्देश दिए हैं उसमें जाति के आधार पर जनगणना कराने की मांग को साफ दरकिनार कर दिया गया है। एक जरूरी बात जो पहले ही जानी जरूरी है कि 2021 की जनगणना कोरोना के कारण शुरू ही नहीं हो पाई है। मौजूदा स्थिति यह है कि 30 सितंबर 2023 के बाद साल 2021 के जनगणना के लिए घरों को सूचीबद्ध करने का काम शुरू होगा। अब आंकड़े के लिहाज से कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर नजर डालते हैं। देश में आखिरी जातीय जनगणना हुई 1931 में, फिर 10 बरस बाद यानी 1941 में जातीय जनगणना होनी थी, पर चूंकि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था, इसलिए 1941 की जातीय जनगणना समय पर शुरू नहीं हो पाई। फिर जो देश में जनगणना हुई उसमें समय के अभाव का हवाला देते हुए किसी भी सरकार ने जाति आधारित जनगणना नहीं कराई। यानी देश में आज तक बस एक बार सन 1931 में ही जातीय जनगणना हुई है, बाकी तो हर 10 बरस में सिर्फ जनगणना होती है।
आज जब विपक्ष केंद्र सरकार से लगातार जाति के आधार पर जनगणना कराने की मांग कर रहा है, तब सुप्रीम कोर्ट में केंद्र यानी भाजपा सरकार ने अपने हलफनामे में कोर्ट को बताया है कि आजादी के लिए 1951 की जनगणना के लिए पंडित नेहरू के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने यह नीतिगत फैसला लिया था कि अब जाति आधारित जनगणना नहीं होगी। तब नेहरू की दलील थी कि आजाद भारत में जाति आधारित भेदभाव को खत्म करना है, इसलिए जाति आधारित जनगणना नहीं की जाएगी। भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में साफ कहा कि जातीय जनगणना कराने की नीति साल 1951 यानी नेहरू के दौर में ही छोड़ दी गई थी, इसलिए अब इसे कराना व्यवहारिक नहीं है। दिलचस्प है कि जिस सत्ताधारी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता पंडित नेहरू ने जाति आधारित जनगणना को कराने से 1951 में साफ इनकार कर दिया था, आज वही विपक्षी कांग्रेस भाजपा से जातीय जनगणना कराने की मांग कर रही है। आपके जहन में यह सवाल भी जरूर होगा कि क्या भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने जाति के आधार पर जनगणना को लेकर कोई पहल नहीं की? इसका जवाब है नहीं। 1990 में केंद्र में जब एचडी देवगौड़ा की सरकार थी, तब उन्होंने जाति आधारित जनगणना की बात कही थी, पर केंद्र में एचडी देवगौड़ा की सरकार अपना कार्यकाल पूरा ही नहीं कर पाई, सो तब भी जातीय जनगणना का मामला अधर में ही लटका रहा। फिर साल 2001 में जनगणना हुई तो जाति के आधार पर जनगणना तब भी नहीं हुई। फिर 10 बरस गुजर गए, पर जब साल 2011 आया तो तमाम विपक्षी पार्टियों द्वारा जाति आधारित जनगणना की मांग उठाई जाने लगी। साल 2011 में उस वक्त केंद्र में यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह तब देश के प्रधानमंत्री थे। तब जाति आधारित जनगणना की मांग संसद तक में उठी थी। विपक्षी दबाव की वजह से तब के तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में एक मंत्री समूह का गठन कर दिया गया। मंत्री समूह ने निर्णय लिया कि देश में जाति के आधार पर जनगणना ठीक नहीं है। साल 2011 में जाति आधारित जनगणना कराने का मामला तूल पकड़ता जा रहा था। इसी बीच यूपीए यानी मनमोहन सिंह की सरकार ने जाति आधारित जनगणना की जगह सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना कराने का फैसला किया। यानी कि साल 2011 में जो सामाजिक आर्थिक जनगणना हुई, उसमें हर परिवार की जाति और उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को दर्ज किया गया। गांव में आंकड़े जुटाने का काम ग्रामीण विकास मंत्रालय को दिया गया, जबकि शहर में आंकड़ा जुटाने का काम शहरी विकास मंत्रालय ने किया। दिलचस्प बात यह है कि साल 2011 के सामाजिक आर्थिक जनगणना के आंकड़े को कभी सार्वजनिक ही नहीं किया गया। सरकार का तर्क आया कि साल 2011 में जो सामाजिक आर्थिक जनगणना का डेटा जुटाया गया है, उसमें कई तकनीकी खामियां हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप सन 1931 में जब पहली बार जातीय जनगणना हुई, तब देश में जातियों की कुल संख्या थी 4147। लेकिन मनमोहन सिंह के कार्यकाल में साल 2011 में जब सामाजिक आर्थिक जनगणना हुई, तब पता चला कि देश में जातियों की कुल संख्या 46 लाख तक पहुंच गई है। 1931 से 2011 के बीच यह संभव हो कि भारत में जातियों की संख्या में वृद्धि हुई हो, पर जातियों की संख्या 4147 से 46 लाख तक पहुंच जाएगी, इस पर केंद्र सरकार को भी संदेह हुआ। यही वजह है कि साल 2011 के सामाजिक आर्थिक जनगणना की रिपोर्ट में तकनीकी खामियों की मौजूदगी के कारण इस रिपोर्ट को कभी पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं कि केंद्र यानी भाजपा सरकार आखिर जातीय जनगणना के विरोध में क्यों खड़ी है। इसके जवाब में राजनीतिक जानकार कहते हैं कि जाति के आंकड़े सामने आने पर देश की राजनीति जाति के आसपास केंद्रित हो जाएगी, जो फिलहाल धर्म पर केंद्रित है। एक और बात है कि धर्म की राजनीति से भाजपा की पहचान तटस्थ हुई है। साथ ही पार्टी को विधानसभा लोकसभा चुनाव में धर्म आधारित राजनीति से इसका पुरजोर फायदा भी मिलता रहा है। इसलिए केंद्र सरकार जाति आधारित पॉलिटिक्स का रिस्क नहीं लेना चाहती। इसके अलावा केंद्र सरकार को यह लगता है कि जाति आधारित जनगणना से देश में नए सिरे से आरक्षण की मांग उठने लगेगी, क्योंकि यह सच है कि बहुत सी जातियां अब भी भारत में ऐसी हैं जिन तक आरक्षण का लाभ अब तक नहीं पहुंच पाया है। खैर, सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि भाजपा के नेताओं की तरफ से भी जाति आधारित जनगणना के समर्थन वाले बयान गाहे बगाहे सामने आते रहे हैं। खुद यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सार्वजनिक तौर पर जाति जनगणना का समर्थन किया है। जाति आधारित जनगणना क्षेत्रीय पार्टियों की जरूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि लगभग भारत की सभी क्षेत्रीय पार्टियां जाति आधारित वोट बैंक से ही चुनाव में प्रदर्शन करती हैं। बिहार की राजद जदयू इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। हालांकि बिहार में जातीय जनगणना का काम जनगणना कानून के तहत नहीं हो रहा था, इसलिए इसे तकनीकी तौर पर जाति आधारित जनगणना नहीं बल्कि जाति आधारित सर्वे कहा गया। नीतीश कुमार के जाति आधारित जनगणना के फैसले के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में कुछ सामाजिक संगठनों ने इसे चुनौती दिया। हाईकोर्ट ने बीते 4 मई को बिहार में चल रही जाति आधारित जनगणना पर रोक लगा दी। अब बिहार सरकार ने
इसे फिर से शुरू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जाहिर है बिहार में अगर जाति आधारित जनगणना से जाति के विवरण वाले आंकड़े सार्वजनिक होते हैं तो MY समीकरण से चलने वाली बिहार की क्षेत्रीय पार्टियों को इसका फायदा जरूर मिलेगा, जिससे भाजपा के धर्म आधारित राजनीति को नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको ये पूरा वीडियो, ये पूरा विश्लेषण कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। बाकी जातीय जनगणना के मुद्दे पर हमने ये वीडियो बनाया है, अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप अन्य लोगों तक इसे जरूर शेयर करें। बाकी हमारे नए पते को सब्सक्राइब भी करें। बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।